तो बच्चों, अपना जहाँ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करा रहे थे। हमने पिछली क्लास में 14 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। किसी ने कोई कमेंट अभी तक नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आप सबको सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम ऐड कर देते हैं। और अब जो है हम लोग अगले चैप्टर जो कि बहुपद है उसकी तरफ चलते हैं। पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूं। ये पिछले क्वेश्चन थे 14। इसमें जो है मैंने 5 और क्वेश्चंस जोड़ दिए। इस प्रश्नावली को आप लोग करिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है तो आप बता दीजिए, उसका पूरा सोल्यूशन हम समझाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने इंतजार किया कि आप लोग जो है कमेंट्स में कुछ पूछेंगे। ठीक, तो अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, बहुपद है। पेज को ओपन करते हैं, नए पेज को। चैप्टर बहुपद है। तो थोड़ा सा बेसिक पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सब जानकारी आपसे हम साझा करेंगे, सब कुछ बताएंगे क्या है कैसे। देखिए, पद मतलब जब कोई भी एक टर्म कुछ भी लिखा जाता है गणित में, जैसे हमने लिख दिया 5, तो क्या कहेंगे कि ये एक पद है। जब एक से ज्यादा पद होगा तो इसको एक पद कहेंगे। ठीक है, तो 5 कई बार लिखा गया तो जैसे 5 प्लस प्लस 5 प्लस 5 5 कहेंगे, तो ये क्या मिल गया, 20। तो इन 4 पदों को हमने लिखा, लेकिन चारों पद क्या थे, ये चारों क्या हैं, अचर है। ये चारों क्या हैं, अचर हैं। तो इनको जोड़ के एक नया अचर पद बन गया। एक पद को दूसरे पदों से हम कैसे जोड़ते हैं, हम एक पद के साथ दूसरा पद कैसे लिखेंगे, प्लस या माइनस। जब कोई भी एक पद अगर दूसरा पद के साथ लिखा जा रहा है, पद एक, तो या प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, फिर दूसरा पद हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक शब्द आया है अचर। अचर क्या है, अचर को इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं। जिसका मान जिसका मान निश्चित हो, इसका मान निश्चित हो उसको क्या कहेंगे, अचर। इसका मतलब चर भी कुछ होता होगा, चर जिसका मान अनिश्चित हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो कांस्टेंट अचर है जिसका मान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे जितने भी गणितीय जो मैथ के नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर हैं, संख्याएं हैं, जो भी गणित की क्या हैं, संख्याएं हैं, उन सबको हम चर में रखते हैं। क्या हैं, जैसे संख्याएं। जो भी संख्याएं हैं वो सब कैसी हैं, अचर हैं। वेरिएबल्स मतलब जो कि अल्फाबेट हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हिंदी में लिखे कहीं पे क, ख, ग, या ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या हैं, जो भी अल्फाबेट हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल या चर कहते हैं। ठीक। अच्छा, चर की क्या जरूरत है, तो गणित की वो शाखा जिसमें हम चर को जोड़ते घटाते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं समझते हैं, उसको हम बोलते हैं बीजगणित।
तो क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित में क्या है? चर। चर पर हम तरह तरह के गणित के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। गणित का ऑपरेशन मतलब कि इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो ये सब जो भी इन पे हम लगाते हैं, इस गणित को हम क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। तो चर के साथ, चर के पहले जैसे कुछ लगा होता है उसको हम गुणांक बोलते हैं। जैसे कहीं ए लिखा है तो ए का, ए जो यहाँ ए के पहले लगा होगा, ये क्या होगा? गुणांक। जैसे कहीं लिखा है 5a, तो इसका मतलब क्या है? ए का गुणांक 5। इस सब का प्रयोग होगा आगे। ठीक। अब इन्हीं को एक हम पद कहते हैं, जो छोटे छोटे। अब हम क्या कहते हैं कि बहुपद। बहुपद मतलब इसमें कई सारे पद आए। तो यहाँ पे तीन तरह की परिभाषाएं हैं जो कि जानना बहुत जरूरी। एक है व्यंजक, व्यंजक के साथ एक दूसरा है बहुपद, और तीसरी परिभाषा आती है समीकरण। इन तीनों तथ्यों को, बातों को जानना बहुत जरूरी है। व्यंजक क्या है? कोई भी चर और अचर, इनको जो है चर एवं चर और अचर, इनको अगर हम एक साथ लिखते हैं, चर और अचर जो हैं, चर और अचर को एक साथ लिखते हैं, किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? धन और ऋण, प्लस और माइनस के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। बहुपद के लिए कुछ नियम होते हैं। बहुपद के लिए क्या नियम है? बहुपद में जो चर है वो हर में नहीं हो सकता। जो चर है, चर हर में नहीं हो सकता। चर कहाँ नहीं हो सकता? हर में नहीं हो सकता। और क्या है? मूल में नहीं हो सकता। मूल में नहीं हो सकता। मूल का मतलब वर्गमूल, जैसे ऐसे, ऐसे ना लिखा हो। ठीक है, मूल का मतलब वर्गमूल से है। तो बहुपद ये हो गया। अब हम बात करते हैं समीकरण की। अगर किसी व्यंजक को हम बराबर का चिन्ह लगा दे, जैसे व्यंजक है और एक बराबर का चिन्ह लगा के इधर भी एक व्यंजक लिख दिया जाए, तो इसको बोलते हैं हम समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? समीकरण। हम अब हमारा मेन फोकस रहेगा बहुपद पे। बहुपद, तो बहुपद की पहली बात, हर बहुपद एक व्यंजक है, परंतु हर व्यंजक एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे देखते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है x+5, तो ये क्या है? व्यंजक भी है और बहुपद भी। फिर लिखा है √x+5, ये व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ? जो चर पद था वो मूल में आ गया। फिर व्यंजक तो रहा लेकिन बहुपद नहीं रहा। फिर जैसे अगर लिखा हो x² + 2x + 3, ये भी व्यंजक भी है और बहुपद भी है। अब अगर कहीं ऐसा लिखा हो x² + 3 = 5,
तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ये हो गया समीकरण। तो समीकरण में बराबर का चिन्ह आ गया, तभी क्या हो जाएगा? समीकरण। जब तक बराबर नहीं लगा है तब तक क्या होगा? या तो व्यंजक रहेगा या बहुपद रहेगा। बहुपद है तो व्यंजक भी है, लेकिन हर व्यंजक बहुपद नहीं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 1/x+5, तो ये क्या है? ये व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि x किसमें आ गया? अपॉन में। इसी को क्या लिख सकते हैं? x⁻⁻1+5। तो हमेशा ध्यान रहे, बहुपद में, बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। मतलब ऋणात्मक घात है तो बहुपद नहीं है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। चैप्टर में इनका बहुत उपयोग नहीं है, लेकिन बिना जाने कैसे। बहुपद के प्रकार की हम बात करते हैं। बहुपद के प्रकार। अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद को 3 तरीके से बांटा गया है। बहुपद को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। पदों की संख्या के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है, और चरों की संख्या के आधार पर। तो 3 तरीके से इसका वर्गीकरण हो सकता है। पहला है पदों के आधार पे। तो पदों के आधार पे ये 3 प्रकार से होते हैं। एक पदी, एक पदी बहुपद, मतलब जिसमें एक पद हो। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? द्विपदी, द्विपदी बहुपद, इसमें क्या हो? 2 पद हों। इसीलिए देखिए, पहले हमने आपको पद को परिभाषित किया। पद का क्या मतलब है? जो धन या ऋण, प्लस या माइनस साथ लिखे जाएं, उनको हम बोलते हैं पद। तीसरा क्या है? त्रिपदी बहुपद, मतलब 3 पद हों। ऐसे चतुष्पदी भी हो सकता है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन पे। अगला जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है? घात के आधार पर। इसको हम पावर बोलते हैं, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर क्या होगा? एक है रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, जिसकी उच्चतम घात घात 1 हो। कि किस घात की बात कर रहे हैं हम? उच्चतम घात, मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे कहीं पे लिखा हो x+5, उदाहरण के लिए क्या लिखा हो? x+5, या कहीं केवल x लिखा हो। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। दूसरा है द्विघात, द्विघात बहुपद। इसमें घात क्या हो? उच्चतम घात 2 हो। मतलब जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो। उदाहरण के लिए जैसे लिखा हो x² + 5,
या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। तीसरा है त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। मतलब इसमें घात कितनी हो? घात 3। घात 3 का उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9। तो क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही तीसरा जो आधार है इसको वर्गीकृत करने का, वो है चर के आधार पर। चर के आधार पर। तो चर के आधार पर कैसे किया जा सकता है इसका वर्गीकरण? एक चर वाला बहुपद, वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद जैसे उदाहरण के लिए x+5। दो चर वाला बहुपद जैसे x+y। और क्या हो सकता है? तीन चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद। तीन चर में क्या आ गया? ऐसे आ गया x+y+z। हम जनरली यहाँ पे जब चर लेते हैं तो उनको एक्स वाई जेड ही प्रयोग करते हैं चर के रूप में। ए बी सी को हम लोग है वेरिएबल ही, लेकिन उसको हम गुणज या गुणांक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है बहुपद में, इससे सबसे जो ये घात के आधार पर है, आपके सिलेबस में इसी पे फोकस किया गया है। एक बात और हम आपको बता दें, इसी घात के आधार पर अगर कोई बहुपद है तो बहुपद में पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या, बहुपद में पदों की संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई पद जो है लुप्त रहते हैं। ये जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। बहुपद में, बहुपद में पदों की संख्या, ठीक है। ये पदों की संख्या या गुणांकों की संख्या इसीलिए निकाली जाती है, जैसे की संख्या क्या होती है? हमेशा n+1 होती है। n क्या है? बहुपद की अधिकतम घात। मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। n क्या है? बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में कितने पद आएंगे उसकी घात को देख के बताया जा सकता है। जैसे लिखा है x, तो x क्या है? x की घात कितनी है? n। तो यहाँ की पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो। तो यहाँ पे अब पद तो एक ही दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये है x प्लस पदों की संख्या का आधार क्या है? जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि बहुपद क्या है? जहां पे इनकी घात क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3। जितनी जो भी घात जाएगी, तो जहां जो घात होगी, जैसे 3 हो गया, तो 3 से पदों की संख्या कितनी होगी? 3 2 1। इसीलिए n+1 हो जा रहा है, जीरो भी इसमें जुड़ जाता है। तो इसमें दो पद कैसे होंगे? एक पद तो x की घात 1 वाला हो गया, दूसरा पद क्या रहेगा? x की घात 0 वाला रहेगा। इसलिए यहाँ पदों की संख्या और इसका गुणांक क्या हो गया? 0। पदों की
संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब जब भी एक घात का जो विशिष्ट प्रदर्शन है, एक घात का बहुपद का, इसको हम लिखाते हैं ए एक्स प्लस बी। एक घात के बहुपद का जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का वो क्या है? ए एक्स प्लस बी। इसको हम बोलते हैं रैखीय समीकरण, सॉरी, रैखीय बहुपद। इसमें पद कितने होंगे? 2 पद होंगे। रैखीय, रैखिक, रैखिक बहुपद। इसको रैखिक इसलिए बोलते हैं, इसका हम अभी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो एक रेखा के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए हम रैखिक ही बोलते हैं इसको। अगर इसको हम ग्राफ बनाते हैं तो एक रेखा की तरीके से इसका ग्राफ बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रैखिक। ठीक, ये हो गया एक घात के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें द्विघाती, अभी आपको समझ में आ जाएगा पदों की संख्या क्या है। तो द्विघाती के लिए कैसे बनता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें किसके किसके पद रहेंगे? एक्स की घात 2 रहेगा, शून्य रहेगा, एक रहेगा और शून्य रहेगा। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। अगर जैसे आपके पास लिखा है एक्स की घात 5, ऐसे लिख दिया गया एक्स की घात प्लस 5 प्लस 4, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की घात 5 जो है, इसका गुणांक जो है वो 1 है, लेकिन एक्स घाते 4 का गुणांक 0 है। एक्स घाते 3 का गुणांक 4 का गुणांक का लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन। का 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 गुणांक 0 है। एक्स घाते 2 का गुणांक 0 है। एक्स की घात 1 का गुणांक 0 है। एक्स घात 0 का गुणांक क्या है? 4। तो इसमें केवल 2 के गुणांक उपस्थित हैं, एक्स घात 5 का और एक्स घात 0 का। इसलिए इसमें 2 पद दिख रहे हैं, बाकी और पद क्या हो गए? शून्य हो गए, क्योंकि उनका गुणांक क्या है? शून्य। ठीक, ऐसे ही एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे कहीं लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो ध्यान दीजिए, पद तो इसमें 4 होने चाहिए, लेकिन दिख कितने रहे हैं? 3 पद रहे हैं। तो इनका हम सबका गुणांक देख लें, जैसे इसका हम 9 ले लिए वो, तो एक्स की घात 3 का गुणांक, इन गुणांकों का बहुत प्रयोग होने वाला है आगे। हाँ, जो बोला वही मैंने लिख दिया, गुणांक लिखना चाहिए। तो इसका गुणांक एक्स का 3 का गुणांक क्या है? 9 है। एक्स घाते 2 का गुणांक क्या है? 0 है। एक्स घाते 1 का गुणांक 3 है। और एक्स घाते 0 का गुणांक 2 है। तो जो भी कंसेप्ट है मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ बहुपद के बारे में, जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी आवश्यकता आगे हम लोगों को पड़ेगी, इसलिए ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज का बनाया है। इससे कम से कम आप व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, क्या समीकरण एक बहुपद है? नहीं। क्या समीकरण एक व्यंजक है? नहीं। ठीक है। क्या हर व्यंजक एक बहुपद है? नहीं। हर बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, लेकिन हर व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता है।
तो इन सब अब बहुपद के गुण क्या है? बहुपद में जो भी चर प्रयोग होगा वो मूल में और कहाँ नहीं आएगा? भिन्न में। मूल में और भिन्न में नहीं आएगा। मतलब चर की घात जो है वो ऋणात्मक भी नहीं रहेगी और उसकी घात क्या होगी? वर्गमूल वाली भी नहीं रहेगी। ठीक। आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा। अगली क्लास में जो भी आपका चैप्टर दिया हुआ है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और उस पे प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।